ओके, आई एम रियली सॉरी, वो नेटवर्क का इशू हो रहा था, कनेक्ट ही नहीं हो। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने पूरा का पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन देख लिया था मैटर का। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे की जो हम बात करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ध्यान दीजिए, मैटर के बारे में अभी तक हम लोगों ने दो ही चीज पढ़ी थी। पहली तो उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने, और सेकंड चीज उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। आज हम जो बात करें वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है और उसके मेजरमेंट वगैरह कैसे होते हैं। तो प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट द काइंड ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको हम प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्रॉपर्टीज होती है वो मेजरेबल होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉपर्टीज कैसी होती है? मेजरेबल होती है, मतलब हम उसको मेजर कर सकते हैं। अब अगर कोई मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है, सो दैट मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्वांटिटेटिव इन नेचर। उसको ही हम क्या कह सकते हैं कि वो क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। देखिए, दो टाइप के वर्ड आप हमेशा काउंटर करोगे। एक क्वांटिटेटिव होता है जबकि दूसरा क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। तो ये दो वर्ड का जो इंपॉर्टेंस है वो केमिस्ट्री में काफी ज्यादा होता है, क्वांटिटेटिव है ना, क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव नेचर का मतलब है कि इसकी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। ओके, क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। अब भाई जब हम ये क्वांटिटेटिव कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं किसी भी प्रॉपर्टीज को, इसका मतलब हम इसको मेजर करेंगे, और मेजर करने का इसका क्या होता है? एक तरीका होता है, ठीक है। तो किसी भी प्रॉपर्टीज को हम मेजर जब करते हैं, सो इट ऑलवेज इंक्लूड अ काइंड ऑफ अ नंबर। तो उसमें एक नंबर होता है, देन इट कंटेन द यूनिट। और उसमें क्या होता है? यूनिट होता है। समझ में आ रहा है क्या होता है? क्वांटिटेटिव जब हम मेजरमेंट करते हैं तो क्वांटिटी में हमेशा दो चीजें होती है, एक नंबर होती है और एक यूनिट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं 10 किलोमीटर बोलता हूँ या 10 केजी बोलता हूँ, तो इन दोनों केसेस में आप लोग को एक नंबर दिखाई दे रहा है, दैट इज 10 इज अ नंबर। जबकि यूनिट आप लोग को दिखाई दे रहा है, पहले केस में किलोमीटर यूनिट है, जबकि दूसरे केस में क्या यूनिट है? केजी, ये यूनिट होता है। ओके, तो किसी भी प्रॉपर्टीज के मेजरमेंट में आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि दो चीजें हमेशा इन्वॉल्व होती है, एक तो नंबर और दूसरा यूनिट। गेट इट डन। अब हम लोग को यूनिट के बारे में डिटेल क्लासिफिकेशन डिटेल पढ़ना है, बट उससे पहले मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज के बारे में एक और चीज बताता हूँ, दैट इज द टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो भाई जो प्रॉपर्टीज होती है वो दो टाइप्स की होती है। पहली जो होती है दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरी जो होती है दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, राइट। तो पहले मैं ये दोनों का मतलब समझा देता हूँ, तब जाकर हम लोग को ये चीज और भी ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी। तो जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, तो प्रॉपर्टीज, ठीक है, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और विदाउट चेंजिंग, विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। किसी भी मैटर के केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए बगैर जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आ रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब समझ में आ गया? यस सर। क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब? ऐसी कोई भी पर्टिकुलरली प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिसको जिसको हम क्या कर सकते हैं? केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए बगैर मेजर कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मास हो गया, ठीक है, लेंथ हो गया, बराबर है। तो इसको जैसे फॉर एग्जांपल मास के बारे में बात करते हैं, तो H2O ये एक पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल है। इसका केमिकल कंपोजिशन राइट नाउ दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, ये इसके केमिकल कंपोजिशन है। अगर मैं इसका मास, मास की जगह मैं वेट बोल देता हूं, अगर मैं इसके वेट के बारे में बात कर लेता हूं, तो इसका जो वेट होता है वो 18 ग्राम होता है, बराबर है? क्लियर है? ये क्या है? वेट है, जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। लेकिन अगर मैंने इसके केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर लिया, H2O की जगह मैंने H2O2 लिख लिया, तो ये अभी वाटर रहेगा क्या? विल इट बी मोर वाटर? नो। नो, ये चेंज हो जाएगा। अगर ये चेंज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका वेट या मास भी चेंज हो जाएगा, बराबर है। जैसे इसका कितना हो जाएगा? 16 प्लस 2 18, सॉरी 16 नहीं 32, 16 इंटू 16 32 प्लस 34 हो जाएगा, बराबर है। तो ध्यान दीजिए,
केमिकल कंपोजिशन चेंज किया तो मास चेंज हो गया, मतलब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, अगर आपने केमिकल कंपोजिशन चेंज किया तो वो चेंज होती है, और अगर आपने केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं किया तो अल्टीमेटली वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो रहेंगी वो चेंज मतलब वो एज इट इज रहेंगी, राइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ऐसा प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन। क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल इसके डाइवर्स नेचर का होगा, मतलब क्या, द प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड ड्यू टू द चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन। समझ में आ रहा है क्या होगा मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज का? क्या होगा केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब? द प्रॉपर्टीज Physical विच properties कैन बी which can be measured with changing its chemical composition. with changing its chemical composition और due to change in its chemical composition, आप ऐसा भी इसको कह सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, ओके। sir. सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उसका मेजरमेंट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है नेचर में? Quantitative. Quantitative nature. क्वांटिटेटिव होती है, बराबर है। तो क्वांटिटेटिव होती है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो जैसे कि मैंने कहा क्वांटिटेटिव अगर नेचर में दैट मींस वी कैन मेजर इट। और जब हम मेजरमेंट करेंगे किसी भी प्रॉपर्टीज का तो उसमें दो चीजें रहेंगी, द नंबर फॉलोड बाय द यूनिट। क्या होगा उसमें? Number followed by the unit. नंबर फॉलोड बाय द यूनिट। ओके। अब सवाल ये उठता है कि भाई यूनिट का मतलब क्या होता है, क्योंकि नंबर क्या होते हैं वो तो हम लोग को पता है, ऑल द पर्टिकुलरली डिजिट्स बिटवीन द 0 to 1 0 to 9 ऑल कॉल्ड एज नंबर्स, वो तो छोड़ दो। अब सवाल ये आता है कि भाई यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स जो होते हैं, यूनिट्स का मतलब क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड होते हैं, ध्यान में रखना। यूनिट आर नथिंग बट द Standard. ओके। एक कोई चार चीज होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। ध्यान में रखिएगा, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को जब हम मेजर करते हैं, मतलब जब हम उसको मेजरमेंट लेते हैं तो एक्चुअल में हम उसको कंपेयर करते हैं। समझ में आ रहा है? क्या करते हैं? एक्चुअल में हम उसको कंपेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता होगा एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, वो एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट जो आया है वो कंपेरिजन की वजह से आया हुआ है, कि हर एक एटम जो होता है एग्जिस्ट, उस हर एक एटम को हमने कंपेयर किया हुआ है विथ 1/16 विथ 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप। ओके, तो उसको कंपेयर किया जाता है। ओके देन अभी ये चीज क्या होती है इसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, अब जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो, कि जब भी हम किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं तो एक्चुअल में हम उसका क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका कंपेरिजन कर रहे हैं, बराबर है, राइट। तो ये जो पर्टिकुलरली कंपैरिजन जो हम करते हैं, तो आपको पता है जब भी हम कंपेयर करते हैं तो भाई हम लोग को एक कोई स्टैंडर्ड चीज तो लेनी पड़ेगी ना, तभी जाकर कंपेयर करेंगे ना, बराबर है। कंपेयर अगर हमको करनी है तो एक आधी स्टैंडर्ड चीज लेनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई मुझे चलो कंपेयर करना है, किसी को भी कंपेयर करना है, चलो यार अब कैसे समझाओ आप लोग को, बहुत कॉमन चीजें होती है वैसे कंपैरिजन करने के लिए, स्टैंडर्ड लेने के लिए, है ना, कि भाई चलो अच्छा एक्टर कौन है, ओके लेट्स से, तो भाई अच्छा एक्टर कौन है, तो आप थोड़ा सा तो दिमाग में आपके आएंगे ना कोई तो अच्छा एक्टर। अगर मैंने आपको हाँ सवाल सर, पूछा समझ एक्टर गया सर। ask you the question क्या am I a good actor or not, so ultimately you are going to compare me with some of the good actors, right? Yes. Then और भाई Yes अगर sir. मुझे पर्टिकुलरली मेरी एक्टिंग अगर उस एक्टर के लेवल की रहेंगी, देन यू कैन से दैट यू आर अ गुड एक्टर, अदरवाइज यू विल से दैट यू आर अ बैड एक्टर। एग्जैक्टली, Yes, sir. Yes राइट। sir. सो दैट इज व्हाट यूनिट, तो यूनिट एक्चुअली क्या होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई ये स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड सबसे पहले होने चाहिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होने चाहिए, बराबर है। और इसको हम आर्बिट्रली टेकन ले लेते हैं, आर्बिट्रली टेकन। आर्बिट्रली टेकन मतलब ऐसा कोई स्टैंडर्ड वगैरह नहीं, जो आप लोग को पसंद आ गया बस वो लिया गया, मतलब चॉइसेस दिए गए कि भाई बता तेरे को किलोग्राम मीटर पसंद आया, या मीटर पसंद आ रहा है, या सेंटीमीटर पसंद आया, और फिर सब लोगों ने बोला कि चलो यार किलोमीटर के साथ है ना, पोल पोल ले लिया, तो पोल के हिसाब से उन्होंने डिसाइड कर लिया, तो उसको कहा जाता है आर्बिट्रली टेकन। समझ में आ रहा है? Yes. समझ में आ गया? हाँ, तो स्टैंडर्ड हमेशा कैसे होते हैं, एक तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं और आर्बिट्रली टेकन होते हैं, और इसी स्टैंडर्ड को हम कहते हैं यूनिट्स। ओके, इसी स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। समझ में आ रहा है Units. क्या होता है?
गॉट इट? व्हाट द यूनिट इज? यूनिट क्या होता है समझ में आ गया ना? तो यूनिट क्या Yes. होता है? यूनिट आर द यूनिवर्सली Standard. एक्सेप्टेड एंड आर्बिट्रली टेकन स्टैंडर्ड। यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स आर द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड आर्बिट्रली Universally टेकन accepted. and arbitrarily taken standards are called as a units. Okay, ये यूनिट्स के डेफिनेशन होती है। समझ में आ गई यूनिट्स की डेफिनेशन? Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ यूनिट अब हम बात करते हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ यूनिट। ओके, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है, और सिस्टम ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट्स कहिए या सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहिए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट्स या सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात की जाए तो बहुत सारे टाइप्स या बहुत सारे सिस्टम यूनिट्स के होते हैं, जैसे आप लोगों को कुछ कुछ पता भी होंगे, लाइक सीजीएस सिस्टम, एमकेएस MKS, सिस्टम, FPS, SI. एफएस, बराबर है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं, समझ में आ रहा है? सो देयर आर द लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर देयर। जैसे सीजीएस का लॉन्ग फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा, क्या होता है सीजीएस का लॉन्ग फॉर्म? Centimeter, gram, Centimeter, second. gram, second. सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है, बराबर है। जबकि एमकेएस का यूनिट क्या, एमकेएस का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? दैट्स अ मीटर, मीटर किलोग्राम, Meter, Meter. किलोग्राम, kilo, सेकंड, सिस्टम। एंड सेकंड, बराबर है। जबकि एफपीएस का मीनिंग क्या होता है? foot, pound, second. Foot, pound, second. पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, बराबर है। Yes, राइट, sir. तो इससे बहुत सारे टाइप्स के सिस्टम होते हैं, बट ये जो अलग अलग पर्टिकुलरली सिस्टम जो होती है अलग अलग जगह पर यूज की जाती है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि मोस्टली अमेरिका में जो स्पीड वगैरह होती है कार की, दैट्स मेजर्ड इन माइल्स पर आवर, या फिर जो डिस्टेंस होता है वो माइल्स के फॉर्म में क्या किया जाता है? गिना जाता है, मेजर किया जाता है। बट इंडिया में वही डिस्टेंस हम कौन से फॉर्म में गिनते हैं? इन द फॉर्म ऑफ किलोमीटर। एग्जैक्टली, Yes. एग्जैक्टली। तो भाई अगर कोई अमेरिकन आ गया और उसने बोला कि भाई 16 माइल्स पर आवर से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं तो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलाता हूँ, तो ये दोनों चीज सेम होंगी क्या? Yes. दोनों चीज सेम होंगी? नहीं होंगी भाई। 60 माइल्स 60 किलोमीटर पर आवर से कम होती है। अगर मैंने 60 माइल्स को किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया तो वो कम हो जाएगा। हालांकि नंबर सेम है बट यूनिट कैसे है यहाँ पर? Different. डिफरेंट। तो ये कंपैरिजन जो है हम बोलेंगे कि दोनों के दोनों सेम है, बोलेंगे क्या हम? नो, भले ही यहाँ नंबर सेम है लेकिन सेम क्या होने चाहिए? मोस्टली सेम यूनिट होने चाहिए। नंबर सेम होने से चलेगा क्या? नो सर, नहीं चलेगा ना। नो सर। 1 ग्राम और 1 No. किलोग्राम है या नहीं है? नहीं है। 1 ग्राम 1 किलोग्राम में फर्क नहीं है? Sorry, है. ना, बहुत सारा फर्क है, राइट। तो भाई नंबर सेम है बट यहाँ पर आप लोगों का यूनिट क्या है? अलग है। तो यूनिट अलग होगा तो फिर वैल्यू जो रहेंगी वो चेंज हो जाएंगे ना। वैल्यू क्या हो Yes. जाएंगी? Change चेंज हो होगी. जाएंगी। इसलिए आप लोगों का एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट होना चाहिए जो हर जगह पर एक्सेप्ट हो, बराबर है। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए फिर एक नया सिस्टम लाया गया है जिसको हम कौन सा सिस्टम कहते हैं? SI. एसआई यूनिट सिस्टम, बराबर है। तो एसआई का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? System International. सिस्टम इंटरनेशनल। ओके, तो सिस्टम इंटरनेशनल एक्चुअली ये जो पर्टिकुलरली फ्रांस वर्ड है, ठीक है, फ्रेंच वर्ड है, और इसका एक्चुअल लॉन्ग फॉर्म होता है सिस्टम डी इंटरनेशनल। इंटरनेशनल ये इसका एक्चुअल लॉन्ग फॉर्म है जो कि फ्रेंच वर्ड है। हालांकि हम इसको सिस्टम इंटरनेशनल ऐसे ही एब्रीवेट करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऐसा यूनिट होते हैं। तो ये जो होते हैं यूनिट, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट है। ये क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट है। क्लियर है? Yes. ओके, अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट जो होते हैं ये मेन दो टाइप की यूनिट होते हैं। एसआई यूनिट आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। ओके, तो इसमें से सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ बेस यूनिट। वो कौन सी यूनिट होते हैं? मेन बेस यूनिट। ओके, और सेकंड जो पर्टिकुलरली यूनिट यहाँ पर होता है वो होता है डिराइव्ड यूनिट। कौन सी यूनिट होता है?
डिराइव्ड यूनिट। तो Derived. मेन दो टाइप के यूनिट होते हैं, कौन कौन से? Base unit and derived unit. बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। ओके, तो डिराइव्ड यूनिट मतलब क्या होते हैं? ये बेस यूनिट से डिराइव होते हैं। बेस यूनिट मतलब ऐसे यूनिट होते हैं जिससे आगे जाकर कोई भी यूनिट बन सकते हैं। तो बेस यूनिट टोटल 7 टाइप्स के हैं। बेस यूनिट आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 7 types. 7 टाइप। तो ये जो 7 बेस यूनिट है ये आप लोग को हमेशा ध्यान में होने चाहिए, ठीक है? तो ये 7 बेस यूनिट जो होते हैं वो होते हैं मास, Length, time, current, electric current, temperature, amount of substance, luminous intensity. luminous intensity, टाइम, temperature, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, देन luminous intensity intensity, and amount of substance. ओके। तो ये मेन क्वांटिटी है, ठीक है? डन। दीज आर द मेन 7 बेस यूनिट जो कि अलग अलग क्वांटिटी के लिए हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है? अब इसकी यूनिट देखते हैं। तो मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? किलोग्राम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ? Kilogram. इट्स अ मीटर। देन व्हाट इज द यूनिट फॉर टाइम? इट्स अ सेकंड। Then what is Second. the unit for temperature? It's a Kelvin. Kelvin. Then what is Kelvin. the unit for electric current? It's an Ampere. ampere. What is the unit Ampere. for luminous intensity? It is the Candela. candela. Then Candle. what is the unit for amount of substance? It is the mole. 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 तो ये इसके SI यूनिट होते हैं और ये 7 टाइप्स के बेस यूनिट होते हैं। क्लियर है? These are the 7 types of base unit, ठीक है? और ये है इनकी यूनिट। अब इनके एब्रीवेशन भी लिखती है। किलोग्राम का एब्रीवेशन क्या होता है? केजी। मीटर का एब्रीवेशन स्मॉल m। सेकंड का एब्रीवेशन स्मॉल s। केल्विन का एब्रीवेशन कैपिटल के। एम्पियर का एब्रीवेशन कैपिटल A। देन कैंडिला का एब्रीवेशन होता है CD। और मोल का एब्रीवेशन होता है मोल, MOL। सिर्फ E कट कर देना लास्ट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये आप लोगों के 7 क्या है? ये आप लोग के साथ क्या है? बेस यूनिट है। ऐसा Base Got it? units. समझ में आ गया? Yes, sir. अब हम बात करते हैं यहाँ पर आगे की, दैट इज डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं। तो भाई डिराइव्ड यूनिट जो होते हैं वो क्या होंगे? आप लोगों के बेस यूनिट से आगे जाकर जो यूनिट्स बनेंगे उसको हम डिराइव्ड यूनिट कहेंगे, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फिजिकल प्रॉपर्टी कंसीडर कर लेता हूँ, दैट इज डेंसिटी। सो डेंसिटी जो है एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है और डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा। क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, बराबर है? अरे हाँ या ना? राइट। अब मुझे बताओ वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ये बेस यूनिट है क्या? यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ये बेस यूनिट है क्या? No. ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है? वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, बराबर है? अब आप लोग को पता है ये सारी की सारी चीजें लेंथ ही आती है, मतलब लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेथ का भी मीटर यूनिट और हाइट का भी यूनिट मीटर। तो इन तीनों का क्या हो जाएगा? ये मीटर क्यूब होता है, राइट? हाँ। अब मुझे बताओ डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा उसकी यूनिट, मास का यूनिट क्या हुआ है? केजी। और वॉल्यूम का यूनिट क्या हुआ है? मीटर क्यूब। इसके हिसाब से मैं क्या बोलूंगा कि व्हाट इज द यूनिट फॉर डेंसिटी? इट्स अ केजी पर मीटर क्यूब। क्या है यूनिट ऑफ डेंसिटी? kg per kg per meter cube. ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक है? केजी पर मीटर क्यूब को हम केजी पर मीटर क्यूब ऐसे लिखते हैं, बराबर है? Yes. केजी पर मतलब Yes, स्लैश sir. देते हैं मीटर क्यूब। बट यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, हाँ? तो ये क्यों लिखा गया आप लोग को पता है ना? कि यहाँ पर Yes. ये पर मीटर क्यूब मतलब ये कहाँ है? आपके डिनोमिनेटर में है। तो ये डिनोमिनेटर वाली चीज अगर मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूँ तो आप लोग को पता है इसका जो साइन होता है रेज टू द पावर वाली चीज का साइन, वो आप लोगों को अपोज
करना पड़ता है, मतलब चेंज करना पड़ता है। सो दैट्स वाई इसको हम कैसे लिखेंगे, केजी मीटर क्यूब इनवर्स, माइनस मतलब इनवर्स बोलना, केजी मीटर क्यूब इनवर्स। गॉट इट? Yes, sir. ओके, तो इस तरह से आप लोगों के क्या होते हैं, ये कुछ यूनिट्स होते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट द कन्वर्शन ऑफ यूनिट। तो यूनिट के कन्वर्शन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और यूनिट के कन्वर्शन के लिए कुछ और पर्टिकुलरली यूनिट्स, मतलब यूनिट्स नहीं होते हैं वो, कुछ ऐसी पर्टिकुलरली चीजें होते हैं जिसको मैं सबसाइडरी यूनिट्स कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ उसको मैं? सबसाइडरी यूनिट्स, ठीक है। तो सबसाइडरी यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो पर्टिकुलरली चीजें होते हैं ना, वो साइंटिफिक नोटेशंस में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? साइंटिफिक नोटेशन में। ध्यान में रखना, ये वर्ड ध्यान में रखो, अभी इसका मीनिंग स्लोली स्लोली समझाते जाता हूँ। तो काफी सारी चीजें जो आएंगे आप लोगों को पढ़ने में, वो मोस्ट ऑफ द केस में साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखी रहती है। साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म मतलब होता है कैपिटल एन इनटू 10 टू द पावर स्मॉल एन, ओके, वेयर एन जो होता है ये कोई एक डिजिट्स हो सकता है, लाइक 1.6.022, ओके, ये एन हो गया, इनटू 10 टू द पावर स्मॉल एन मतलब 10 टू द पावर 23। समझ में आ रहा है? या कैपिटल एन मतलब एक नंबर हो गया, और 10 टू द पावर स्मॉल एन मतलब ये जो फ्रैक्शन हो गया, पावर हो गया। समझ में आ रहा है? तो साइंटिफिक नोटेशन मतलब कोई भी चीज जो रहती है वो 10 टू द पावर में लिखी जाती है, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर है? डन? Yes. Yes, ओके, sir. जो पर्टिकुलर पावर ऑफ 10 होते हैं इनको ही हम सबसाइडरी यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें काफी सारे वर्ड यूज आते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किलो, सेंटी, मिली, बराबर है, और कौन से आ जाते हैं, और बहुत सारे आ जाते हैं, अभी मेरे को याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा गीगा, मेगा, है ना, राइट, ये ऐसे बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं। तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है ये ध्यान दीजिए। आप लोगों ने हमेशा किलो वर्ड सुना होगा, जैसे आप दुकान में जाते हो, दुकान में जाकर बोलते हैं भैया 1 किलो शक्कर देना, है ना, क्या बोलते हो? 1 किलो Yes. शक्कर देना। तो आप किलो बोलते हो या किलोग्राम बोलते हो? एग्जैक्टली एक किलो किलो। बोलते हो, 1 किलो ही बोलते हो। आप कभी किलोग्राम बोलते हो क्या? No. नहीं। बड़े गलत है। एक्चुअली किलो का मीनिंग पता है कि क्या होता है? किलो का मीनिंग होता है 1000। 1000 मतलब ही 10 टू द पावर 3, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। अब किलो के आगे आप कुछ भी लगा सकते हो ना, जैसे आप दुकान में जाते हो, किलो के आगे कुछ नहीं लगाते हो, लेकिन वो दुकान वाला समझ जाता है कि आगे किलोग्राम है वो, क्योंकि देखिए किलोमीटर भी तो होता है ना, राइट। Yes. तो किलोमीटर होता है, किलोग्राम होता है, तो दोनों में भी किलो वर्ड यूज हो रहा है, बराबर है। तो किलोग्राम का मतलब क्या होगा? देखिए, ग्राम है, और मुझे अगर पर्टिकुलरली अब आप लोग को पता होगा कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, ये तो आपको पता ही होगा ना, कितना होता है? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम। ग्राम? कितना? 1000. 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. 1000. 1000। अब भाई 1000 ग्राम कैसे लिखा मैंने? क्योंकि देखिए यहाँ पर किलोग्राम है, किलोग्राम, तो भाई ग्राम वर्ड तो मेरा एज इट इज है ना। मैंने सिर्फ Yes. किलो के लिए क्या किया? 1000, क्योंकि मैंने ऑलरेडी समझाया कि किलो का मतलब ही क्या होता है? 1000. 1000, या फिर 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 मतलब ध्यान दीजिए 1000, अगर मैं 1000 लिख रहा हूँ और इसको मुझे 10 टू द पावर में लिखना है, तो 10 टू द पावर में मैं कितना जीरो दूं? 10 टू द पावर 3 3 जीरो दूं, 3. या 10 टू द पावर 2 2 जीरो दूं? 3. 3 जीरो दूं पक्का? Yes. 10 के Yes. पावर में यहाँ देखिए, यहाँ एक के ऊपर कितने जीरो है? एक के ऊपर कितने जीरो है? 3 है ना। 3. तो मुझे Yes, यहाँ sir. 1 के पावर में 3 लिखना है या 10 के पावर में 3 लिखना है? 10. 10 के पावर में. 10 के पावर में 3 लिखो पक्का?
इसका मतलब क्या होगा? 10 के ऊपर 3 जीरो, 10 टू द पावर 3 का मतलब क्या होगा? 10 के ऊपर 3 जीरो या 1 के ऊपर 1 3 जीरो? 1 के ऊपर 3 0। 1 के ऊपर 3 जीरो है तो फिर मैं 1 टू द पावर 3 क्यों नहीं लिखूं? क्योंकि 1 to the power 3 is equal to 1. 1 ही होता है। वेरी गुड। तो ये आप लोग को सबसे पहले ध्यान में रखना है। काफी सारे बच्चे तो यही समझ नहीं पाते कि 10 टू द पावर 3 जीरो मतलब 10 के ऊपर 3 जीरो या 1 के ऊपर 0 है। तो इट इज 1 के ऊपर 3 जीरो होते हैं। क्लियर है? डन? यस सर। राइट। तो इस तरह से बहुत सारे मीनिंग होता है। जैसे सेंटी का मीनिंग, जैसे किलो का मीनिंग मैंने क्या बोला? 10 टू द पावर 3 होता है। वैसे सेंटी का मीनिंग 10 टू द पावर 2 होता है, 10 टू द पावर -1 होता है, 10 टू द पावर 6 होता है, 10 टू द पावर 4 होता है। ऐसे कुछ मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है, बट आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको हम सब्सिडायरी यूनिट कहते हैं। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, मैं इसके बारे में बता दूंगा। मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने ये लिख कर दिया है। ठीक है, डन? क्लियर है? Yes, sir. हाँ, यस सर। ओके फाइन। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं यूनिट्स के आगे। तो यूनिट्स के आगे अभी जो हमारी नेक्स्ट चीज आ रही है वो आ रही है, दैट इज द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से पता है कि पर्टिकुलरली कुछ ऐसे मतलब एटम जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के या फिर कभी कभार सेम एलिमेंट्स के, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड्स तैयार करते हैं। ठीक है, देन तो ये जो पर्टिकुलरली कुछ लॉज ऐसे होते हैं कि वो हर एक केमिकल रिएक्शन में, आप लोग को पता है कि जब भी कोई एटम्स, दो या फिर उससे ज्यादा के एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर जब कंपाउंड्स तैयार करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, बी भी एक एटम है, ओके, और ये ए बी जो है वो क्या है? कंपाउंड होता है। तो ये जो पर्टिकुलरली प्रोसेस होता है, द प्रोसेस इन विच टू और मोर एटम्स combines to form the compounds is called as a chemical reaction. इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन, या फिर इसको ही हम कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस। बराबर है? डन? तो देयर आर सर्टेन लॉज, यहाँ पर कुछ कुछ लॉज होते हैं, दैट पर्टिकुलरली लॉज इज गवर्न मतलब फॉलो करना, इज गवर्न बाय ऑल केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस ये वाले लॉ को फॉलो करते ही करते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? ये लॉज तब बनाए गए थे जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में जानकारी भी नहीं थी। समझ में आ रहा है आपको? ये लॉज आप लोग के तब बनाए गए थे जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में किसी को कोई जानकारी भी प्रेजेंट नहीं थी, तब भी ये लॉ फॉलो किए जाते थे। मतलब ये लॉ तब बनाए गए थे, और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को ढूंढा गया तब ये देखा गया कि भाई ये जो लॉज हमारे पुराने साइंटिस्ट लोगों ने बनवाए थे, ये सारे के सारे लॉज अभी इस वाले रिएक्शंस में फॉलो हो रहे हैं। मतलब इससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि वो कितने ज्यादा जीनियस थे। समझ में आ रहा है? ओके, अरे समझ में आ गया ना मैंने क्या कहा? तो Yes, यस sir. सर। तो अब हम देखते हैं कि ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे तो बहुत सारे लॉज है, ठीक है, तो मैं पहले इसको इंग्लिश कर लेता हूँ और देखता हूँ फिर आपकी किताब में कितने दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सबसे पहला लॉ होता है। सेकंड जो लॉ होता है दैट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। इसके ऑल्टरनेट भी नाम है बहुत सारे, वो मैं बाद में समझा दूंगा। देन थर्ड है लॉ ऑफ
इनडेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर मल्टीपल प्रोपोर्शन। देन नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देन नेक्स्ट है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, तो ये टोटल 5 लॉज है जो लगभग हर केमिकल रिएक्शंस क्या करता है, फॉलो करता हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा भी एक और पर्टिकुलरली लॉ है, ठीक है, उसको हम रेसिप्रोकल, अच्छा यहाँ पर आप लोग को रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ। तो वो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नहीं दिया हुआ यहाँ पर। ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ और लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम लगभग सेम ही होता है, या फिर एवोगैड्रोस लॉ। ये लॉ तो इंपॉर्टेंट है अनडाउटली, लेकिन इसमें नहीं बताना चाहिए था। खैर छोड़िए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड द एवोगैड्रोस लॉ। तो ये टोटल 6 टाइप्स के लॉ आप लोगों को यहाँ पर देखने हैं। ठीक है, तो अब इसकी मैं शॉर्ट जानकारी देता हूं जो आप लोग को ध्यान में रखना है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यहाँ पर आप लोग को बताना क्या है, यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना है कि भाई इसको बनाया कौन से साइंटिस्ट ने था। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो था वो बनाया था हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री जो होता है लिवोजियर। लिवोजियर समझ में आ रहा है, लिवोजियर इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, ये फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मास, इसका मैं प्रिंसिपल समझा देता हूँ कि भाई इस पर्टिकुलरली मास का प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, साइंटिस्ट के बाद में हम लोग को जो नेक्स्ट चीज बतानी है वो बतानी है इसका प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल बहुत ही आराम से ध्यान में रखो। प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट is always equal to the mass of product। ये इसका प्रिंसिपल होता है। ठीक है, राइट, ये प्रिंसिपल है। ओके डन, बट दिस इज नॉट द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट नहीं है इस लॉ का, ये जस्ट प्रिंसिपल है। स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट इसका ये है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एन एटम कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। ये इसका स्टेटमेंट होता है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट अलग होता है। स्टेटमेंट क्या होता है इसका, कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन या केमिकल कॉम्बिनेशन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम जो होता है ना वो क्रिएट हो सकता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्लियर है, ये इसका स्टेटमेंट है। लेकिन प्रिंसिपल आपको क्या ध्यान में रखना है, प्रिंसिपल क्या ध्यान में रखना है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो इसको जरा हम समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं, ठीक है, तो आप लोग को पता है क्या मिलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से कौन सा कंपाउंड बनता है, वाटर। बराबर है। वाटर जो होता है, अभी फिलहाल मैं गैस फॉर्म में लिख लूंगा। तो मुझे बताइए यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली रिएक्शन है ये बैलेंस रिएक्शन है क्या, इज इट अ बैलेंस रिएक्शन, नो, राइट, बिकॉज ऑक्सीजन आर 2 और यहाँ एक ही है, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, फिर हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, फिर मैं यहाँ पर ये 2 कर लेता हूँ। क्लियर है, अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। यस सर। यस सर। अब हम बात करते हैं इनके मासेस की। आप लोग को अच्छे से पता है कि आप लोगों की ये जो चीजें हैं जो लेफ्ट साइड पर लिखी रहती है केमिकल रिएक्शंस के, उसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ रिएक्टेंट्स। और जो राइट साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहते हैं, बराबर है। तो अब हम बात करते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ कितने रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है। तो अब हम इसका मास निकालते हैं, 2 का 2। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 होता है, वेरी गुड, बाई 2। तो
2 1 into 2 कितना होता है? 2 होता है। तो टोटल मास कितना हो गया? 4. 4 हो गया। बराबर है, डन। प्लस अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 3. 16 by 2 बोले तो कितना हो जाएगा वो? 32 ग्राम। अब दोनों का मिलाएंगे, 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम कितना हो गया? 4 प्लस 32 38. 36 ग्राम। मतलब मास ऑफ द रिएक्टेंट कितना हो गया हमारा टोटल? 36 ग्राम। अब हम प्रोडक्ट को देखते हैं। तो प्रोडक्ट में पहले 2 लिख लेता हूं। अब H का मास कितना होता है? हाइड्रोजन का मास 1 2 क्योंकि 2 टाइम्स है। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन का मास 16। 1 by 2 मतलब 2 हो जाएगा प्लस 16। देन 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 18। और 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 36 ग्राम। तो मास ऑफ द प्रोडक्ट कितना आ गया आपका? 36 ग्राम। और मास ऑफ द रिएक्टर भी कितना आ गया था हमारा? 36 ग्राम। 36. हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव हो रहा है यहाँ पर। Yes sir. प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा प्रिंसिपल और सिंपल सा इलस्ट्रेशन है। ठीक है, वैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी। चलो बताइए, कोई भी एग्जांपल आप दिमाग में डालिए। जैसे चलो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के बारे में बात करते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला पता है किसी को? अमोनिया NH3. वेरी गुड, NH3। अब मुझे बताओ NH3 ये बनाना है, मतलब ये प्रोडक्ट है। तो बताओ ये NH3 किससे बनेगा? कौन से एटम से बन रहा है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. नाइट्रोजन जो होता है वो आप N लिखते हो या और कुछ लिखते हो? N लिखते हो या लिखते हो? नाइट्रोजन आप N के फॉर्म में लिखते हो या N2 के फॉर्म में लिखते हो? N2 के लिखा जाता है क्योंकि नाइट्रोजन भी भाई गैस है। ओके, और हाइड्रोजन आप लोग H2 गैस के फॉर्म में लिखते हो। बराबर है, राइट? ठीक है, तो बताओ ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस रिएक्शन है क्या? इज दिस अ बैलेंस रिएक्शन? बैलेंस। तो भाई यहाँ नाइट्रोजन 2 टाइम है तो मैं 2 टाइम्स कर लेता हूँ। तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। नाउ डू टेल मी अबाउट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हो गए? प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन हो गए अभी? 6। और इस साइड में सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। तो इसको 6 करने के लिए मैं यहाँ 3 टाइम्स ऑफ H2 लिख लेता हूँ। हो गया बैलेंस हाइड्रोजन। यस सर। और नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। यस सर। तो चलो अभी इसका मास निकालते। तो बताइए नाइट्रोजन का मास कितना होता है? फोर्टीन 3 1 by 2 14 into 2 28 3 multiplied by 2 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा ये? 34 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया हमारा? 34 ग्राम. 34 ग्राम। नाउ लेट्स टेक हियर 2 टाइम्स नाइट्रोजन का मास कितना होता है?